उसमें रिपोर्टिंग करता हूँ, बस्तर के इलाकों में घूमता हूँ। सबको सुन रहा था, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास तो मतलब मेरे पास कोई तैयारी नहीं। मुझे लगा कुछ तैयारी की जाए, फिर मुझे लगा जो देख रहा हूँ उसको बताने के लिए तैयारी की क्या ज़रूरत है। जो रोज़ देख रहा हूँ, जो आदिवासियों की स्थिति देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि आदिवासियों का जो शोषण करने की बात हुई, तो आपको पता है शोषण कौन करता है? शोषण जातिवाद करता होगा, इस पर अलग डिस्कशन है या अलग लोगों का नज़रिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर का शोषण करता है। बस्तर में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 11 विधान सीटें आदिवासी हैं, एसटी हैं। सभी में आदिवासी विधायक हैं। एक सांसद है, वो आदिवासी है, और वही अपने आदिवासियों का शोषण कर रहा है। वो भी नहीं चाहता कि वो आदिवासी जिसे कुछ पता नहीं है वो पढ़ लिख जाए, आगे बढ़े, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो पढ़ लिख गया तो कल वोट देने से पहले सवाल पूछेगा उससे। अभी पता है उसको कि मुर्गा और बकरा खिला देंगे तो वोट दे देगा, या उसको माटी क्रिया खिला दिए, मतलब कि जमीन का कसम खिला दिए तो भी वो वोट दे देगा और उसकी सरकार बन जाएगी। तो वो 11 विधायक भी आदिवासी हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। उनको पता है कि उन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। उनको पता है कि वो जो आदिवासी जो मारा गया है वो नक्सली नहीं था, लेकिन वो फिर भी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर विधायक जाएगा तो शायद अगली बार उसको टिकट ना मिले। हर किसी का अपना लालच है। दूसरी चीज़ कि नंदिनी मैम ने कहा कि मूलवासी बचाओ मंच एक बहुत शानदार संगठन था, लेकिन उस पर मैंने जो एक दूसरा रंग भी देखा कि बस्तर में जो माओवाद था, हालांकि माओवाद क्यों पैदा हुआ इस पर भी एक अलग बहस है, क्योंकि माओवाद के पैदा होने के पीछे भी मुझे लगता है सरकार की लापरवाही थी। क्योंकि जो माओवादी 80 के दशक में दंडकारण्य के जंगल में आए, वो रायपुर क्यों नहीं चले गए सीधे, दंडकारण्य क्यों आए? कारण ये है कि दंडकारण्य और बस्तर को अनाथ छोड़ दिया गया था। वहाँ के लोगों को केवल गिनतियों में गिना जाता था, वो भी कभी कभी वोट के लिए 5 साल में एक बार। और यही वजह है कि जब वहाँ कुछ भी नहीं था तो माओवादियों को जगह मिली और उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पर खड़ी कर दी। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर लूटा, भरपूर मूर्ख बनाया, मुझे ऐसा लगता है। मूलवासी बचाओ मंच निश्चित ही तौर पर पढ़े लिखे बस्तर के आदिवासी युवाओं का मंच था, लेकिन उसी सिलगेर के आंदोलन में मैम मैंने अपनी आंखों से देखा है माओवादी लीडरों को, उनको पीछे से ब्रीफ करते हुए मैंने देखा है। को माने तो मेरा नामकरण कर दिया था कि ये आबकारी वाला, ये सिलगेर वाला पत्रकार है, क्योंकि मैं हमेशा सिलगेर में ही रहता था। अधिकतर मैं कई बार 3-3, 4-4 दिन वहीं जाकर पड़ा रहता था उनके आंदोलन के बीच में। लेकिन उस मूलवासी बचाओ मंच के पीछे भी माओवादियों ने उनको, हाँ, लेकिन माओवादियों की मंशा यही थी। माओवादियों ने कहा था कि तुम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ो, और जब देखना जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी तब फिर आना हमारे पास, देख लेना क्या लोकतांत्रिक तरीके से तुम्हारी मांग पूरी होती है। और माओवादी यहाँ पे सही थे, क्योंकि मूलवासी बचाओ मंच के तरीके से जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सिलगेर में सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया, तो उनकी मांगें पूरी नहीं की गई। लेकिन माओवादियों ने भी बस्तर के आदिवासियों को भरपूर मूर्ख बनाया समय समय पर। बस्तर में जब माओवादियों के महासचिव बसवराजू को मारा गया, उनके साथ 27 लोगों को मारा गया। मैं 4 दिन तक मार्चरी में बैठा था नारायणपुर में, ये देखने के लिए कि बाकी के 26 लोग माओवादी बने क्यों, क्योंकि सारे आदिवासी थे। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या तकलीफ थी उनको कि वो सारे माओवादी बन गए? सबकी अलग अलग कहानी। एक लड़की मारी गई थी उसमें, एक महिला कैडर, उसके घर वालों ने बताया कि उसके घर में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे और ठीक ठाक ज़मीन थी। अबूझ माड़ के बहुत अंदर में उनकी ज़मीन जायदाद और घर थे। तो माओवादी उनको लगातार प्रेशर देते थे कि घर से एक बच्चा चाहिए, हमको घर से एक बच्चा चाहिए। जब लगातार ये दबाव दिया जाने लगा तो तीसरे नंबर की बेटी आखिर में थक कर हार गई और उसने अपने माँ बाप से कहा कि इतना ज़मीन और खेत बाड़ी छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ कुली मजदूरी करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं संगठन में चली जाती हूँ, आप लोग आराम से कम खेती बाड़ी कर लीजिएगा। वो बच्ची संगठन में चली गई, उसकी कोई जल जंगल ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, मजबूरी थी कि संगठन में अगर नहीं जाएगी तो परिवार नहीं बचेगा। 2 साल के बाद बसवराजू के साथ वो मुठभेड़ में मारी गई। पूरा देश उसको गद्दार बोल रहा था कि माओवादी, लेकिन किसी ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि अगर सरकार उसको सुरक्षा की भावना पैदा करती कि तुम माओवादियों का विरोध करो, हम तुमको मरने नहीं देंगे, तो शायद वो माओवादी नहीं बनती। बस्तर में लगातार पैदल घूमते 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 मेरे जहन में एक बात समझ में आई, हर किसी की कहानी सुनते सुनते, कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ है,
पर उस पर धूल जमी हुई है। आप धूल साफ करेंगे, कहानियाँ सामने आ जाएंगी। बोलने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे अनुभव है। आज 4 साल 5 साल से, लगभग 2021 से पत्रकारिता में बहुत नया हूँ मैं। पत्रकारिता के एथिक्स को बहुत नहीं जानता, पत्रकारिता में डेटा कैसे खंगाले जाते हैं नहीं जानता हूँ मैं, किताबें नहीं पढ़ता हूँ मैं। लेकिन नहीं पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आई कि आप किताब पढ़ रहे हैं, मैं किरदार पढ़ रहा हूँ। आप बार बार पढ़ रहे हैं, मैं हर बार पढ़ रहा हूँ। मैं हर बार नए लोगों को पढ़ता हूँ, हर आदिवासी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, हर आदिवासी की कहानी जानने की कोशिश करता हूँ। तो उसको देखते देखते समझ में आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि बस्तर में अभी और विस्थापन होंगे। उनके लिए जब सरकार कोई कानून लाएगी, सरकार को जो करना होगा वो कर लेगी, यही सत्य है, चाहे सरकार कोई भी हो। ये चीज़ मैंने हसदेव में भी देखी है। हसदेव में जंगल कट रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं वहाँ रिपोर्ट करने पहुँचा हुआ था तो बहुत सारे आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए थे। मैंने उनकी रिपोर्ट की और वापस लौटा। हालांकि जंगल कटने से बच तो नहीं पाए, कटे। सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो मुझे लगा अभी नहीं जाऊँगा तो लोग ये ना बोलने लगे कि बीजेपी का आदमी है। मैं फिर से गया हसदेव में, तो आश्चर्य वाली बात थी कि कांग्रेस की सरकार में जो आदिवासी धरने पर बैठे थे उसमें से आधे आदिवासी अडानी का टी शर्ट पहनकर मुझे रोक रहे थे रिपोर्टिंग करने से। बोल रहे थे कि क्या चाहते हो, हम जीवन भर लंगोट पहन के घूमें? क्या हमारा विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बच्चे कार में ना घूमें? अगर हमको मुआवजा मिल रहा है, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बस्तर से दौड़कर चले आए हो विरोध करने, आप नहीं चाहते आदिवासियों का विकास हो। अब उनके दिमाग में किसने भरा नहीं पता, या उनके मन में लालच किसने भरा, क्या पैसे का लालच है नहीं पता। वहीं उन्हीं के बीच में कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जिनसे मैंने बातचीत की कि दादा जब लाखों का मुआवजा मिल रहा है तो ले क्यों नहीं लेते हो? तो उसने कहा कि बाबू अगर 20 लाख रुपए भी मिलेंगे तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पेड़ हैं ना, जो जहाँ से तेंदू के पत्ते आते हैं, जहाँ से महुआ हम बीनते हैं, ये हमारी आने वाली कई पीढ़ियाँ यहाँ से महुआ बीनेंगी, कई पीढ़ियाँ यहाँ से पत्ते तोड़ेंगे। हम अमीर ना बन पाएँ, भूखे तो नहीं मरेंगे हम। ये जंगल हमको पालेगा, हमको पालेगा, हमारी पीढ़ी को पालेगा, हमारी 7 पुश्तों को पालेगा, इतना तो गारंटी है। लेकिन वो 20 लाख रुपए तो शायद हो सकता है मेरे से ही बर्बाद हो जाए। तो हर किसी की अलग कहानी है, विषय, और मेरी कोई तैयारी नहीं है। जो मेरे समझ में आया लड़खड़ाती जबान से जो मैंने बोला उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और एक गुजारिश जरूर करूंगा कि दिल्ली में अगर हम आदिवासियों के विस्थापन पर जिक्र कर रहे हैं तो इस चर्चा को आज शाम को 7:30-8 बजे के बाद छोड़ ना दिया जाए। इसको उस दम तक खींचा जाए जैसे कि कॉकरोच का आंदोलन आखिरी तक चला। बस्तर के आदिवासी या पूरे देश के आदिवासी, क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पूरे देश में विकास जब भी होता है तो मरता आदिवासी है। विस्थापन आदिवासियों का ही होता है, शहरों का विस्थापन कभी नहीं होता। गाँव का विस्थापन होता है, जंगल काटे जाते हैं, कंक्रीट के जंगल लगाए जाते हैं, लेकिन खड़ा कोई नहीं होता उनके लिए। तो जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसको और आगे तक ले जाया जाए। मैं तो बहुत छोटा सा नुमाइंदा हूँ इस कड़ी का। मेरी जब तक औकात रहेगी या स्थिति रहेगी मैं इस पर बोलता रहूँगा जहाँ तक आवाज़ जाएगी। लेकिन जितने लोग हैं अगर सारे बोलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तो केवल बस्तर की बात कर रहा हूँ, तो शायद वहाँ के आदिवासियों का विस्थापन ना हो पाए। अगर हो भी तो उनके लिए एक बेहतर भविष्य जो उनके हिसाब से चुना जाए वो संभव हो पाएगा। क्योंकि जंतर मंतर में जो फैसला आया तो उसने एक उम्मीद बंधाई है कि अगर आप पूरे दिल से अगर विरोध करेंगे लोकतंत्र के साथ में मिलकर तो निश्चित ही तौर पर शायद सफलता मिल पाए। बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने बोलने में, मुझे पता है, और आप लोगों को लग भी रहा होगा। मैं सभी से माफ़ी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।